नमस्कार, मैं बबली गोस्वामी अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कल मैंने पढ़ाया था कि कैसे लोग बसना शुरू हुए थे। सबसे पहले कहाँ बसे थे? नर्मदा नदी के तट पर, किनारे पर। और फिर उसके बाद क्या क्या कौन सी फसल पहले उपजाना शुरू, और साथ ही चावल का उत्पादन कहाँ सबसे पहले शुरू हुआ, और नगरों का विकास कहाँ हुआ सबसे पहले। ये सारी बातें कल के वीडियो में बताई गई थी। और आज हम बताएंगे देश का नाम। देश यानी भारत का नाम कैसे भारत पड़ा, किस नाम पर पड़ा हुआ है। भारत को भारत और इंडिया हम बोलते हैं। भारत और इंडिया शब्द कहाँ से आया है, भारत कहाँ आया है, ये हम इसमें समझते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली, उत्तर पश्चिम मतलब कल हमने समझाया था कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, और इन दोनों के बीच सबसे पहले ये लेंगे उत्तर और ये पश्चिम, यानी इस साइड से। भारत के मैप में देखें तो इस साइड से जिधर ईरान, पाकिस्तान इस समय है, वो सारी जगह से ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा जाता है कि वो बोल नहीं पाते थे सही से, इसलिए हिंदोस अथवा इंदोस, कोई हिंदोस बोल रहा है तो कोई इंदोस बोल रहा है। और सिंधु नदी के पूर्व में कल के मैप में था कि जैसे इंडिया का ये है, कुछ ऐसे ऐसे मैप, गलत है मैप तो नहीं सही बन पाया। चलिए इंडिया का मैप लगा देंगे, देख लीजिएगा। तो उसमें सिंधु नदी के पूर्व में, जो नदी है उसके पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, 2500 वर्ष पूर्व, चल कितना रहा, 2024, तो 2500 वर्ष पूर्व, इससे और पहले जब ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा हिंदोस और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को, जो पूर्व में स्थित था, पूर्व मतलब जैसे ये नदी होगी सिंधु नदी, और उसके पूर्व में इधर इंडिया कहा। भारत, अब भारत नाम कैसे पड़ा, भारत जो पड़ा है वो कैसे आया? भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। लोगों के एक ग्रुप को भारत बोला जाता था। उत्तर पश्चिम मतलब इस एरिया में, जैसे ये मान लिया इंडिया है, तो ये इंडिया है, तो इस साइड में जो लोग रहते हैं उनको बोला जाता था भारत। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व कीर्ति ऋग्वेद में है। ऋग्वेद कब लिखा गया? देखो यहाँ से क्वेश्चन एक निकला, ऋग्वेद कब लिखा गया? 3500 वर्ष पूर्व में, आज से 3500 वर्ष पूर्व में ऋग्वेद लिखा गया था। और संस्कृत में ये नाम, ये ऋग्वेद में बताया गया कि भरत नाम था। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए। अतीत के बारे में कैसे जाने, अगला टॉपिक है इसी में एनसीईआरटी में, कि अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत के बारे में जानने के दो ही तरीके हैं। एक तरीका है पुस्तकों के द्वारा, उस समय की पुस्तकें मिल जाए, और उस समय की पुस्तकें हाथ से लिखी ही, क्योंकि मशीन से लिखी नहीं जाती थी, मशीनरी छपती नहीं थी, तो हाथ से ही लिखी जाती थी। हाथ से लिखी हुई पुस्तक को बोलते हैं पांडुलिपि। क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। और अभिलेख, अभिलेख वो होता है जो पत्थरों पर, कोई भी कठोर धातु पर लिखा दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा मंदिर में या कोई भी पुरानी जगह पे, वहाँ पे जो भी अनुदान देता है, जो बनवाता है, वो सब अपने नाम लिखा देते हैं जैसे पत्थरों पर, और वो कभी मिटता नहीं। ऐसे ही पहले भी लिखा जाता था, और उसमें जो भी लिखा जाता था उससे भी पता चल जाता था कि हाँ ये हुआ होगा और ये थे। अब पुस्तक के बारे में समझ लेते हैं। अच्छा, ये पुस्तकें जो हैं उस समय कागज भी नहीं थी, तो किस टाइप की, कैसे लिखी जाती थी, वो अभी बताते हैं। पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण, अब एनसीईआरटी की लाइन में ही पढ़ लेते हैं, यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं।
पांडुलिपि को अंग्रेजी में मेन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं। और मेन्यू का मतलब होता है, मेन्यू का अर्थ होता है हाथ, मेन्यू का अर्थ होता है हाथ, और स्क्रिप्ट का अर्थ पता है, स्क्रिप्ट का मतलब लिखना होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अतीत के बारे में हमें दो तरीके से पता चलता है, एक होता है पुस्तक और अभिलेख। अच्छा, अब तीसरा एक और है, तीसरा लगाया जाता है, लेकिन वो अनुमान के द्वारा पता लगाया जा सकता है। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं, जैसे हमें जला हुआ अनाज मिल जाए, तो जला हुआ अनाज है, कपड़ा है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, लकड़ी है, जली हुई लकड़ी भी अपना मतलब काफ़ी समय तक, सालों लाखों साल तक अपना अस्तित्व बनाए रखती है। इसको पता लगाया जा सकता है कि ये लकड़ी है या ये चावल, अनाज का भी है। ऐसे जले हुए अनाज मिले थे, तभी तो पता चला था कि यहाँ के लोग जो है नर्मदा नदी के तट पर जो लोग रहते थे वो चावल का उत्पादन जान गए थे, उसी से तो पता चला था। फिर तो ये हो गया इतनी लाइन, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख लेते हैं, और हम हट जाते हैं। अगला टॉपिक है पांडुलिपियां। अभी बताया था पांडुलिपियां क्या होती हैं। अब इसके बाद बताते हैं पांडुलिपियां जो हैं वो लिखी कैसे जाती थी। जैसे पांडुलिपियां को अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मेन्यू स्क्रिप्ट। तो ये लिखी कैसे जाती थी, क्योंकि पहले कागज तो था नहीं, कागज तो अभी जल्दी ही आया है। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियां लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी ये ताड़पत्रों। ताड़पत्र एक ताड़ का पेड़ होता है जिसके पत्ते होते हैं, उस पर लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। ये सारी लाइनें एनसीईआरटी की ही हैं। मैंने इसमें ऐड कुछ नहीं किया है, डिस्क्लेमर फिर से डाल देते हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों, मंदिर तो पता है सभी हिंदू को या और भी लोगों को, बिहार इस्तेमाल बौद्ध धर्म के मंदिरों के लिए करते हैं। मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, ये सारी लाइनें याद रखनी है, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, यानी किसका किस टाइप का व्यवहार होना चाहिए, और ये धर्म जैसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म की क्या क्या मान्यताएं थी, क्या क्या कैसे रहना चाहिए, ये सब बातें उस धार्मिक पुस्तक में थी। राजाओं के जीवन को लेकर भी लिखी गई थी कि कैसा उनका जीवन होना चाहिए। औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा है। विज्ञान कोई आज का अंग्रेज का दिया हुआ नहीं है, मैकाले जी का दिया हुआ विज्ञान नहीं है। विज्ञान बहुत पहले से चलता आ रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। महाकाव्य जैसे रामायण, रामचरितमानस और ये महाभारत, ये सब चीज़ें थी। कई पांडुलिपियाँ संस्कृत में लिखे हुए मिलती हैं। कई पांडुलिपियाँ जो है वो संस्कृत में लिखी गई है, क्योंकि सबसे पहला भाषा जो है वो संस्कृत कही जा रही है। जबकि अन्य प्राकृत व तमिल में है। प्राकृत और तमिल में भी ये दो जो भाषा हैं वो भी बहुत पुरानी है। प्राकृत और तमिल नई नहीं है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा जो है आम लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, और संस्कृत खास लोग, सबसे ज़्यादा पुरोहित लोग, ब्राह्मण लोग वही संस्कृत को जानते थे और वो प्रयोग करते थे। इसीलिए ही संस्कृत में ही महाकाव्य ज़्यादा लिखे गए हैं।
कोई ऐसा नहीं है कि संस्कृत ही देववाणी है, संस्कृत ही भगवान बोलते हैं, संस्कृत ही भगवान समझते हैं। आप किसी में भी अभी एक बहुत ही फेमस टीचर हैं, पर्सनालिटी हैं, तो उन्होंने ये बताया था कि अगर भगवान से हमें प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, तो एक निश्चित लैंग्वेज में ही क्यों करें, एक निश्चित भाषा में ही क्यों करें, संस्कृत, उर्दू, अरबी, ऐसी किसी भाषा में क्यों करें। तो और किसी का नहीं पता है, लेकिन संस्कृत के बारे में हम ये कह रहे हैं कि संस्कृत आगे आप पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज आगे आएगा, आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे है। संस्कृत जो ब्राह्मण ही जानते थे, और जितने वेद शास्त्र है वो सारे ब्राह्मणों ने लिखा, और आम लोगों की भाषा प्राकृत थी, इसलिए उसमें मंत्र भी हैं। जब उन्होंने लिखा संस्कृत में, उसी मंत्र को अगर कोई अनुवाद कर ले हिंदी में तो वैसे ही बोले, प्रार्थना तब भी स्वीकार हो सकती है। खैर, ये अलग बात है। अभिलेख अभी मैंने बताया कि अतीत के बारे में हमें मुख्यतः दो तरह से पता चल सकता है। एक है पांडुलिपियाँ, यानी उस समय की हाथ की लिखी कोई पुस्तक मिल जाए, और दूसरा अभिलेख जो पत्थरों पर लिखाते हैं। आपने मंदिरों में देखा होगा, फला आदमी ने, फला औरत ने, जो भी कि इन्होंने दिया है पैसा, जो है अनुदान दिया है, तो वैसे पहले भी लिखते थे। ये वहाँ से मिलता था कि ये जो है ये राजा का ये आदेश था, ये नियम था, ऐसा अशोक ने अभी तो लिखे। इसका चला क्या कर युद्ध के बाद से चेंज, पूरी उसकी व्यवहार ही चेंज हुई, उसको लगा युद्ध नहीं करना चाहिए। आगे ये आप पढ़ेंगे अभी जो है। और अभिलेख अच्छा लिखी जाती थी जैसी अपेक्षित कट सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते। उत्कीर्ण क्या होता है? उकेरना। ऊपर का मतलब है दके लिख। जैसे पत्थर, स्टील पर भी बहुत लोग नाम लिखाते हैं, आपने देखा कोई न्योता होता है, अभी भी गाँव में देहातों बर्तन लड़की के साथ न्योता किया है तो उसमें नाम देते हैं, तो वो भी मिटता नहीं। उत्कीर्ण शब्द उसके लिए भी प्रयोग हो सकता है। तो ये पत्थर धातु या पत्थर या धातु, स्टील, लोहा, अपेक्षित कटों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कुछ प्रकार के अभिलेख। अच्छा, अभिलेख कौन लिखाता था? अभिलेख राजा, रानी और जो संपन्न लोग होते थे वो लिखाते थे। अभिलेख राजा लोग अपने युद्ध को लेकर, लेखा जोखा को लेकर लिखवाते थे। कभी कभी लंबा चौड़ा बहुत लिखा देते थे, ऐसा ये जीता वो जीता, उसमें अभिलेख लिखवाते थे। नियम के लिए, लोगों को अपना संदेश पहुंचाने के लिए भी लिखवाते थे। और आम लोग नहीं लिखवाते थे। आम लोग क्या करते थे, देखते हैं। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिले हैं जिनमें राजाओं व रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। कुछ अन्य स्त्री और पुरुषों ने भी अपने कार्यों को बताया है अभिलेख के जरिए। अब ये स्त्री पुरुष कोई बहुत आम इंसान तो रहे नहीं होंगे, या ये भी संपन्न फैमिली से ही होंगे, और उनकी भी दूरदर्शिता आगे तक रही होगी कि हाँ लिखाएंगे तो आगे तक लोग जानेंगे हम कौन हैं, क्या हैं। अच्छा, ये सब बातों से ये दिमाग में आता है। आपने भी देखा होगा, आपके घर के आगे नेम प्लेट होगा, नेम प्लेट पर जो भी लिखा हो कभी मिटता नहीं जल्दी। तो इन सब बातों से लगता है कि हम भी अभिलेख अगर जो लंबा चौड़ा लिखा दे, ये मैंने किया, मैं ये था, ऐसे रहता था, ये सम्मान था, शायद आने वाली 100 साल बाद जो आने वाली जनरेशन रहेगी वो भी मानेगी हाँ ऐसा ही था। खैर, ये तो मजाक की बात है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। सॉरी, चलिए अब जितना मिट गया है ठीक है, आगे फिर से लिख देते हैं हम।
मैंने दोबारा लिख दिया है, इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम ये मैंने दोबारा लिख दिया है, इसको आप लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड क्लास होगी पुरातत्विद। इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसको कल कराएंगे, क्लास थर्ड में कराएंगे। वीडियो पसंद, और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, वो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।